हेलो बच्चों, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर जकी जमाल और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इससे पहले हमने 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से कवर किए हैं। जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर हमने ओव्यूल के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस से मतलब होता है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस टॉपिक में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से फाइनली एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है। ओव्यूल के अंदर आपने एम्ब्रियोसैक देखा है, तो वो एम्ब्रियोसैक कैसे बनता है ये आप तभी समझ पाएंगे जब आपको मेगास्पोरोजेनेसिस समझ में आएगी। ठीक है, इसी से मिलता जुलता एक टॉपिक आपने सुना था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जहां पर आपको बताया गया था कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल थ्रू मियोसिस। वो जो 4 माइक्रोस्पोर बने थे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, फिर वो चारों माइक्रोस्पोर कन्वर्ट हुए थे पॉलन ग्रेन्स में। तो पॉलन ग्रेन्स कैसे बनते हैं उनको समझने के लिए आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पता होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एम्ब्रियोसैक कैसे बनता है उसे समझने के लिए आपको मेगास्पोरोजेनेसिस पता होना चाहिए। अब आपको ओव्यूल वाले डायग्राम में बताया गया था कि उसके अंदर ढेर सारे सेल होते हैं। ओव्यूल के अंदर बाहर इंटेगुमेंट्स होती हैं दो, अंदर एंजियोस्पर्म के अंदर अंदर ढेर सारे सेल्स होते हैं, डिप्लॉयड सेल जिन्हें बोला था न्यूसेलस, जिनमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। न्यूसेलस का कोई एक सेल बाकी सेल से थोड़ा सा अलग हो जाता है, साइज में बड़ा हो जाता है, वो कहलाता है आर्किस्पोरियल सेल। आर्किस्पोरियल सेल के बारे में शुरुआत में एनसीईआरटी में थ्योरी में नहीं दे रखा, लास्ट में समरी में दे रखा। आर्किस्पोरियल सेल फिर डिवाइड होता है 2 सेल में, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल, इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, माइटोसिस के जरिए। ये सेल्स भी ऑफ कोर्स डिप्लॉयड ही होंगे क्योंकि न्यूसेलस डिप्लॉयड है, आर्किस्पोरियल सेल डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल फिर बिहेव करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और फिर उसके अंदर होती है मियोसिस और फाइनली बनते हैं 4 मेगास्पोर। वो चारों मेगास्पोर एक ही लाइन में होते हैं, इसलिए इसे मेगास्पोर टेट्राड भी बोला जाता है। इन 4 मेगास्पोर में से 3 डिजनरेट कर जाते हैं, एक बचता है। जो एक बचता है वो कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। अब यहाँ पे 2 बातें आपको समझनी है। पहली बात तो ये कि मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल में किधर की साइड बनेगा। तो मेगास्पोर मदर सेल ओव्यूल के अंदर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है, ये बात एनसीईआरटी ने बता रखी है, आपको याद होनी चाहिए। और जो 4 मेगास्पोर बनते हैं उसमें 3 डिजनरेट कर जाते हैं, एक बचता है। जो एक बचता है वो कैलेजल एंड वाला होता है, इसलिए उसे कैलेजल मेगास्पोर ही बोला जाता है या फिर फंक्शनल मेगास्पोर बोला जाता है। ये फंक्शनल मेगास्पोर फाइनली कन्वर्ट होगा एम्ब्रियोसैक में, क्योंकि मेगास्पोर मियोसिस से बनते तो ये होगा हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मेगास्पोर है, उससे जब एम्ब्रियोसैक बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट तो ऑफकोर्स वो भी हैप्लॉइड होगा, और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियोसैक के अंदर जितने सेल्स होंगे वो सब भी हैप्लॉइड ही होंगे। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो फाइनली हुआ ये कि 4 मेगास्पोर बने, 3 डिजनरेट करके एक बचा 4 फ्रॉम द माइक्रोपाइल, जिसे हम कैलेजल मेगास्पोर या फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। उस फंक्शनल मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यानी उसमें होगी कैरियोकाइनेसिस, और एक से हो जाएंगे 2 न्यूक्लियस। नॉर्मली कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस होती है, यहाँ नहीं होगी इस तरीके से। तो यहाँ पर एक सेल न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, फिर वो दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे। एनसीईआरटी ने बड़ा खूबसूरत डायग्राम दिखा रखा है, मैं एक बार बोल दूं फिर आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। फिर उन 2 न्यूक्लियस से एक और माइटोसिस होती है, उससे 4 न्यूक्लियस हो जाते हैं, फिर एक और माइटोसिस हो जाती है, फिर 8 न्यूक्लियस हो जाते हैं। फिर उन न्यूक्लियस के बाहर सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का, और फाइनली एम्ब्रियोसैक के अंदर आपको नजर आएगा कि कैलेजल एंड की तरफ 3 एंटीपोडल्स हैं, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल है, जिसे मिला के बोला था एगैपेटस। 2 न्यूक्लियस मूव कर जाते हैं बीच में और उनके चारों तरफ सेल वॉल आ जाती है, फिर वो कहलाते हैं सेंट्रल सेल। और इस तरीके से फाइनली एक एम्ब्रियोसैक बनता है जिसमें 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये बना क्योंकि एक मेगास्पोर से, इसलिए इस तरीके के डेवलपमेंट को मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। तो आपको अगर पूछा जाता है कि ज़्यादातर एम्ब्रियोसैक कैसे होते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, तो आप बोलेंगे मोनोस्पोरिक, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। इस तरीके का एम्ब्रियोसैक सबसे पहले स्ट्रेसबर्गर ने पॉलीगोनम प्लांट में देखा था, इसलिए कॉम्पिटिशन सवाल ये भी पूछा जाता है कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज, तो आपको आंसर लगाना होगा पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक इज आप मोनोस्पोरिक, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है? ठीक है, इधर ये जो 7 सेल्स हैं इसमें 2 सेल जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होते हैं उन्हें बोला जाता है सिनर्जिड्स। उनके ऊपर सेलुलर थिकनिंग भी नजर आती है जिन्हें बोला था फिलिफॉर्म एपरेटस। इन फिलिफॉर्म एपरेटस का काम ये होता है कि पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ग्रेन लैंड करता है स्टिग्मा पर, वो अपने अंदर से पॉलन ट्यूब निकालता है, तो पॉलन ट्यूब को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से चाहे पॉलन ट्यूब किधर की साइड से एंटर कर जाए ओव्यूल के अंदर, एम्ब्रियोसैक के अंदर फाइनली वो सिनर्जिड से ही एंटर करती है। इसके बारे में आगे आप डबल फर्टिलाइजेशन और डिटेल में सुनेंगे। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में क्या बताया गया। The process of formation of megaspore from megaspore mother cell is called megasporogenesis. मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बन रहे हैं वो मियोसिस से बनेंगे, इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि मेगास्पोर्स हैप्लॉइड होंगे। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएट अ सिंगल मेगास्पोर मदर सेल इन द माइक्रोपाइलर रीजन। ओव्यूल के अंदर जो एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल बनता है वो माइक्रोपाइलर रीजन में, यानी माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनता है। ये लाइन आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं।
ये बड़ा खूबसूरत से डायग्राम के जरिए एनसीईआरटी में चीज़ों को बताया गया। इन्होंने ये दिखाया कि ये जब मेगास्पोरोजेनेसिस का मामला चल रहा होता है, ये वक्त है जबकि ओव्यूल के चारों इंटेगुमेंट बहुत अच्छे से नहीं बने होते हैं। न्यूसेलस के सेल्स हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें से कोई एक सेल बाकी सेल से बड़ा हो जाता है और वो आर्कीस्पोरियल सेल कहलाता है। फिर उस आर्कीस्पोरियल सेल से दो सेल बनते हैं, इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल, आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल। इनर प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बिहेव करता है एज अ मेगास्पोर मदर सेल। अब क्योंकि न्यूसेलस के सेल डिप्लॉयड हैं तो ये मेगास्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होगा और फिर इसके अंदर होगी माइटोसिस। एक से बनेंगे दो सेल, मेगास्पोर डायड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। फिर दो से बनेंगे चार सेल। चार सेल जो ये बने हैं, ये ऑफ कोर्स यहाँ पर मियोसिस हो रही है। पहले मियोसिस 1 हुआ, एक से दो सेल बने, फिर मियोसिस सेकंड हुआ, दो से चार सेल बने। क्योंकि ये सारे सेल मियोसिस से बन रहे हैं इसलिए ये तमाम सेल होंगे हैप्लॉइड। कैसे होंगे? हैप्लॉइड। क्योंकि ये चारों मेगास्पोर एक ही लाइन में है इसलिए इसे मेगास्पोर टेट्राड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेगास्पोर टेट्राड। इन चार मेगास्पोर में से तीन मेगास्पोर डिजेनरेट कर जाते हैं, एक बचता है। जो एक मेगास्पोर बचता है उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। कंपटीशन में ये सवाल पूछा जा चुका है कि फंक्शनल मेगास्पोर कौन से नंबर पर होता है? माइक्रोपाइलर एंड से चौथे नंबर पर होता है, यानी इट इज फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल। फोर्थ फ्रॉम द माइक्रोपाइल। ये सवाल भी कंपटीशन में आता है। अब क्योंकि इधर की साइड कैलेजल एंड होता है इसलिए फंक्शनल मेगास्पोर को कैलेजल मेगास्पोर भी बोला जाता है। कैलेजल मेगास्पोर भी बोला जाता है, ठीक है ना। अब इस मेगास्पोर से बनेगा एम्ब्रियो सैक। ये एक और बड़ा खूबसूरत डायग्राम एनसीईआरटी में दिखाया। ये वो फंक्शनल मेगास्पोर है, इसका एक न्यूक्लियस था, उसके अंदर हुई माइटोसिस और एक से बने दो न्यूक्लियस। माइटोसिस के भी दो पार्ट होते हैं, पहले होती है कैरियोकाइनेसिस और फिर होती है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हुई है, एक से दो न्यूक्लियस बने, दोनों न्यूक्लियस अपोजिट एंड की तरफ मूव कर गए। फॉरन साइटोकाइनेसिस नहीं होती। एनसीईआरटी इस बात को बताया, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर। दीज डिविजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, यानी केवल न्यूक्लियर डिवीजन ही हो रहे हैं। स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, साथ के साथ साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही। पहले एक माइटोसिस हुई होगी, जैसे कि मान लेते हैं कि ये फंक्शनल मेगास्पोर है, ये उसका न्यूक्लियस है, तो इसमें पहले एक माइटोसिस हुई, एक से दो न्यूक्लियस बने, फिर एक और माइटोसिस हुई, फिर दो से चार न्यूक्लियस बने, एक और माइटोसिस हुई, चार से आठ न्यूक्लियस बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शनल मेगास्पोर से ये 8 न्यूक्लियस वाली स्टेज होने में 3 माइटोसिस हो चुकी हैं। फिर इनके ऊपर चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, फिर कैरेक्टरिस्टिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है सेल का, फाइनली 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियड स्टेज बन जाती है। मुझे इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझानी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनने में कितने सेल डिवीजन होते हैं, तो आप बोलेंगे 3 माइटोसिस डिवीजन। और यही क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियो सैक बनने में कितने सेल डिवीजन होते हैं, तो आप बोलेंगे 1 मियोसिस और 3 माइटोसिस। 3 माइटोसिस, उधर मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होती है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेगास्पोर मदर सेल में कितने सेल डिवीजन होते हैं एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए, मेगास्पोर मदर सेल में केवल मियोसिस हुई थी। आगे जो माइटोसिस हो रही है वो इस फंक्शनल मेगास्पोर के अंदर हो रही है। याद रहेंगे तीनों सवाल। 8 न्यूक्लियस बन गए, इनके चारों सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है और फाइनली फिर आप ये देखते हैं कि ऊपर की साइड यानी ये सिनर्जिड और एक्सेल यानी माइक्रोपाइलर एंड दिखा रखा है। ये जो डायग्राम में दिखाया है, जो एनसीईआरटी के अंदर ओव्यूल का डायग्राम आपने पिछली क्लास में देखा था, ये उससे रिलेटेड है। इस तरीके का डायग्राम एनसीईआरटी में ओव्यूल का दिखा रखा है, एनाटोमस ओव्यूल का। तो ऊपर की साइड ये माइक्रोपाइलर एंड है, ऐसे ने दिखाया कि इधर 2 सिनर्जिड हैं और एक एक्सेल है, इसी को एग एपरेटस बोला जाता है। इधर कैलेजल एंड की तरफ दिखा रखा है कि 3 एंटीपोडल्स हैं, 2 न्यूक्लियस बीच में मूव कर जाते हैं, बाद में इसके चारों सेल वॉल आ जाएगी, तो 2 पोलर न्यूक्लियाई वाला कहलाएगा ये सेंट्रल सेल। तो इसमें सेंट्रल सेल और ये एक्सेल, ये फीमेल गैमीट है। क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमीट मौजूद होते हैं इसलिए इसे फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है। फीमेल गैमेटोफाइट भी बोला जाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है ना। इधर इस दूसरे डायग्राम में इन्होंने वही डायग्राम दिखाया जो नॉर्मली आप क्लास में बनाते हैं। एनाट्रोपस ओव्यूल का आपके एग्जाम में बनाने के लिए आता है। इस तरीके से आप एनाट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम 12th क्लास में बनाएंगे, ये आपने बनाया होगा अगर आप ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट हैं। इस तरीके से हम डायग्राम बनाते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, और इसके अंदर हम दिखाते हैं एम्ब्रियो सैक। नीचे माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर कैलेजल एंड, ऊपर यहाँ मौजूद होते हैं 3 एंटीपोडल्स, नीचे 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल, और बीच में होता है इसके एक सेंट्रल से जिसमें कि 2 न्यूक्लियस होते हैं। आपसे अगर पूछा जाता है कि फंक्शनल मेगास्पोर कैसा होगा, आप बोलेंगे हैप्लॉइड। आपसे पूछा जाता है कि फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, ऑफ कोर्स हैप्लॉइड। और जितने भी सेल्स हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर ये भी सब हैप्लॉइड होंगे। एनसीईआरटी में ये बात बताया गया, अब इसको थोड़ा याद रखेंगे। सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, इसलिए आप इसे डिप्लॉइड नहीं बोलेंगे, दोनों न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं। इवन डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान भी, पॉलन ट्यूब की एंट्री के बाद भी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है दोनों न्यूक्लियस अलग अलग है। तो सेंट्रल सेल को कभी आपको डिप्लॉइड नहीं बोलना है।
बाकी सिनर्जिड भी हैप्लॉइड है, एक्सेल भी हैप्लॉइड है और एंटीपोडल्स भी हैप्लॉइड होते हैं। आपसे पूछा था कितने एंटीपोडल्स होते हैं, आप बोलेंगे 3 होते हैं। सिनर्जिड्स कितने होते हैं, 2। एक्सेल कितना होता है, 1। इस 1 एक्सेल और 2 सिनर्जिड को मिला के एग एपरेटस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एग एपरेटस बोला जाता है। ठीक है ना, एक बार देख लेते हैं उधर। ये एक बात की सिनर्जिड्स के ऊपर ये सेलुलर थिकनिंग होती है जिन्हें बोला था फिलीफॉर्म एपरेटस। ये अपने अंदर से कुछ खास केमिकल निकालते हैं फॉर गाइडिंग द पॉलन ट्यूब, जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियोसैक के अंदर किसी एक सिनर्जिड से होती हुई जाती है। हम डबल फर्टिलाइजेशन में इसके बारे में डिटेल में बात करें, पहले देख लेते हैं एनसीईआरटी में क्या बताया गया। मेगास्पोर मदर सेल की बात चल रही थी, उसके बारे में एनसीईआरटी लिखती है इट इज़ अ लार्ज सेल, एक बड़ा सा सेल है जिसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होता है और प्रोमिनेंट इसका न्यूक्लियस है। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर होगी मियोसिस, अंडरगोज मियोटिक डिवीजन, इसके अंदर होगी मियोसिस। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोइंग मियोसिस, पूछ रहा है कि मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगी इसका क्या फायदा है। तो आप बोलेंगे इसका मेन फायदा यही है कि जब मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस होगी तो जो अगले सेल बनेंगे मेगास्पोर वो हैप्लॉइड होंगे। मेगास्पोर हैप्लॉइड होंगे तो उसके एम्ब्रियोसैक भी हैप्लॉइड बनेगा, उसके अंदर के तमाम सेल भी हैप्लॉइड होंगे, इसी वजह से गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर्स जो कि हैप्लॉइड होंगे। किस तरीके से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट से इनका कहने का मतलब है कि एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन, जब एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन होता है इसे यहां पर कवर किया गया एम्ब्रियोसैक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, इसे मेगा गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। इन अ मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगास्पोर इज फंक्शनल, ज्यादातर फ्लावरिंग प्लांट में देखा जाता है एक ही मेगास्पोर बचता है फंक्शनल, while the other 3 degenerate, बाकी के 3 degenerate हो जाते हैं। Only the functional megaspore develops, functional megaspore develop होता है into female gametophyte यानी कि embryosac। This method of embryosac formation from a single megaspore, तो ये जो method है embryosac formation का single megaspore से, ये कहलाता है monosporic development। monosporic development। What is the ploidy of the cells of the nucellus, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं डायग्राम में इसके बारे में कि न्यूसेलस होते हैं डिप्लॉयड 2n, और न्यूसेलस के सेल से ही बना आर्किस्पोरिया सेल, फिर उससे बना मेगास्पोर मदर सेल, तो ये भी होगा डिप्लॉयड 2n। उस मेगास्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, बने 4 मेगास्पोर, 3 खत्म हो जाते हैं, एक बच जाता है जो कहलाता है फंक्शनल मेगास्पोर, मियोसिस के बाद बने इसलिए होगा हैप्लॉइड, और यही फंक्शनल मेगास्पोर बाद में गैमेटोफाइट में, फीमेल गैमेटोफाइट में कन्वर्ट होता है, इसलिए ये भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। आई होप कि आपकी बात समझ में आ रही हो। आगे देख, लेट अस स्टडी फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसैक इन अ लिटिल मोर डिटेल। अब आगे थोड़ा सा डायग्राम के साथ चीज़ों को बताएंगे। द न्यूक्लियस ऑफ द फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड्स माइटोटिकली, जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस से डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ 2 न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे विच मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, वो दोनों अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं, एक कैलोसल एंड की तरफ और एक माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, फॉर्मिंग द 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक। शुरुआत में एक माइटोसिस से 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक बनेगा, 2 मोर सिक्वेंशियल माइटो डिवीजन, इसके बाद 2 माइटो डिवीजन और होंगे, फाइनली फिर 4 न्यूक्लियस और 2, फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज का एम्ब्रियोसैक बन जाएगा। तो 8 न्यूक्लियस 3 माइटोसिस के बाद बन जाते हैं। इट इज ऑफ द इंटरेस्ट टू नोट दैट दीज माइटोटिक डिवीजन्स आर स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर, ये माइटोटिक डिवीजन स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है, यानी न्यूक्लियर डिवीजन्स के फौरन बाद सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय द सेल वॉल फॉर्मेशन। डायग्राम हम ये बात कर चुके हैं। आफ्टर 8 न्यूक्लियेट स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन, 8 न्यूक्लियेट स्टेज के बाद सेल वॉल बनती हैं, लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियोसैक, और फिर फाइनली एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन हो जाता है। ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेल इनसाइड द एम्ब्रियोसैक, आप देखेंगे 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाय द सेल वॉल, 8 में से 6 के ज़्यादा सेल वॉल है, एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स, वो सेल्स में ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। द रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड द पोलर न्यूक्लियाई सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल, 2 न्यूक्लियस बीच में आ जाते हैं और वो फिर उनसे मिलकर बनता है सेंट्रल सेल। तो ये कहा जाता है कि सेंट्रल सेल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज नहीं करते हैं, इसलिए सेंट्रल सेल को आप डिप्लॉयड नहीं कहेंगे। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई आ जाते हैं इधर की साइड इन द लार्ज सेंट्रल सेल। There is a characteristic distribution of the cell within the embryo sac. 3 cells are grouped together at the micropylar end. Micropylar end की तरफ 3 cells हैं। कौन कौन से cells हैं वो 3? एक उनके अंदर है एक्सेल और 2 हैं सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड और एक एक्सेल को मिला के बोला जाता है एग एपरेटस। डायग्राम में आपको दिखाया था, ये आपको माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखने को मिलेगा। सिनर्जिड्स के ऊपर स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स हैं, सिनर्जिड्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग्स एट द माइक्रोपाइलर टिप, माइक्रोपाइलर टिप पर इन्हें बोला जाता है फिलीफॉर्म एपरेटस।
विच प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। बहुत बार ये सवाल कॉम्पिटिशन में पूछा गया है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलिफॉर्म अपरेटस ऑफ द सिनर्जिड। तो यही आंसर आपको लगाना होता है कि इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड। 3 cells at the calyzal end are called the antipodals। calyzal end की तरफ जो 3 cells होते हैं उन्हें बोला जाता है antipodals। The large central cell as mentioned earlier has 2 polar nuclei। जो बीच में बड़ा सा सेंट्रल सेल है उसके अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं। यहाँ से भी एक सवाल बनता है, अगर आपसे पूछा जाता लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, तो आपको आंसर लगाना होगा सेंट्रल सेल। ये सवाल कॉम्पिटिशन में आ चुका है, लार्जेस्ट सेल ऑफ द एम्ब्रियो सैक, आप आंसर लगाएंगे सेंट्रल। जबकि आप डायग्राम अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा सिनर्जिड बहुत बड़े सेल है। एनसीईआरटी बोला गया लार्जेस्ट सेल सेंट्रल सेल को, तो आप सेंट्रल सेल ही आंसर लगाएंगे। Thus a typical angiosperm embryo sac at maturity is 8 nucleate and 7 celled। अब क्योंकि ये एक ही मेगास्पोर से बना है तो पूरा आंसर ये है टिपिकल मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज इन एंजियोस्पर्म। तो आप बोलेंगे मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट। इस तरीके का एम्ब्रियो सैक सबसे पहले पॉलीगोनम प्लांट में देखा गया था। तो सवाल ऐसे भी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज, तो आप आंसर लगाएंगे मोनोस्पोरिक 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी और अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह पॉलिनेशन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।